हेलो, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य इतिहास की कक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें हम बात कर रहे हैं जो हमारे PYQ है, टेस्ट सीरीज हम लेके आए हुए हैं, जिसमें आज हमारा यूनिट 2 से पहला टेस्ट है। और इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। कौन है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार हमारा वर्मा। हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? अगर ये प्रश्न आपके समक्ष आता है तो यहाँ हमारे पास विकल्प है ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी को अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वालों में नाम आता है मुख्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, लेकिन यहाँ एक नाम और विकल्प में है, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने भी कहा है। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा बी और सी, यानी कि ख और ग दोनों उत्तर हैं। और यदि इसका देखा जाए तो इसमें 3 नाम आते हैं अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वालों में। एक नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो 3 नाम आते हैं जब हम बात करते हैं अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो 3 नाम में कौन कौन है? एक पहला नाम आता है डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को प्राकृताभास अपभ्रंश किसने कहा या प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? आदिकालीन साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो उनकी संख्या मानी गई है 84। और इसमें भी यदि हम बात करते हैं 84, इसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं 84 सिद्धों में, तो इनमें प्रथम किसको माना गया? तो 84 सिद्धों में जो प्रथम कवि माना गया वो किसको माना जाता है? सरहप्पा को। हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को किसने माना? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने। अधिकांश ने इनको माना है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें शंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना? शालिभद्र सूरी को माना। तो इस तरीके से हिंदी का पहला कवि मानने में जो हमारे विचारक हैं, जो हमारे विद्वान हैं हिंदी साहित्य इतिहास की, उसमें थोड़ा मतभेद रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारी है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? जब हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की, तो रासो ग्रंथ को प्रामाणिक मानने पर ही विचारकों में, विद्वानों में मतभेद है, इतिहासकारों में मतभेद है। यहाँ पूछा प्रामाणिक किसने माना? प्रामाणिक मानने वालों में यहाँ नाम है कर्नल टॉड का। किसका नाम है? कर्नल टॉड का। ठीक है, और यदि शुक्ल की बात करें तो शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। कैसा ग्रंथ मानते हैं, कैसी पुस्तक मानते हैं? तो वो इसे अप्रामाणिक रचना मानते हैं। और यदि बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। ठीक है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? इस पे अभी बात की थी। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसको इसका आधार पर ये गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, यानी प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कौन हो गए? शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखी गई? विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में लिखी गई? तो इनकी जो रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली। तो जब इनकी रचनाओं की बात की जाती है तो यहाँ भृंग भृंगी संवाद में लिखी हुई रचना है कीर्तिलता। कौन सी है? कीर्तिलता। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। प्रश्न संख्या 7 है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है?
भक्ति साहित्य को भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है? तो वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? ये मुस्लिम आक्रमण, इस्लाम के आक्रमण की का जो प्रभाव है उसे मानते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन का विकास कैसे हुआ? इस्लामी आक्रमण के प्रभाव से रूप हुआ। ग्रियर्सन कहते हैं ईसाई विचारधारा का प्रभाव है जिसके कारण यहाँ भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो यहाँ अलग अलग विचारक अलग अलग मत देते हैं, लेकिन यहाँ जो पूछा है मत वो कौन सा है? भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 8 है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का तात्पर्य है भगवान की अनुकंपा, यानी भगवान का अनुग्रह जिसे प्राप्त होता है वो पुष्टि मार्ग। तो यहाँ पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया सूरदास को। और पुष्टि मार्ग की जब बात करते तो यहीं पे एक आता है अष्टछाप कवि। जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते तो अष्टछाप कवियों की बात आती है। अष्टछाप कवि जो ये अष्टछाप है इसकी स्थापना किसने की थी? जिसके अंतर्गत अष्ट का तात्पर्य है 8 कवि। ठीक है, 8 कवियों की छाप है। कौन कौन से कवि हैं उसकी बात की जाती है तो अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। और विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो पुष्टि मार्ग की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई? वल्लभाचार्य के द्वारा दी गई। और जब हम बात करें अष्टछाप के कवियों की तो इसके अंतर्गत 4 कवि जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 कवि विठलनाथ के शिष्य हैं। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है या कौन सा इनमें विठलनाथ का शिष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें दोनों की नाम पता होना चाहिए। तो हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत पहला नाम कुंभन दास, दूसरा नाम आता है सूरदास का, और तीसरा नाम इसके अंतर्गत आता है परमानंद दास, और चौथा नाम आता है कृष्ण स्वामी, कृष्णदास। ठीक है, किसका नाम आता है? कृष्णदास। फिर बात करते हैं विठलनाथ के शिष्यों की। तो विठलनाथ के जो शिष्य हैं उनमें है चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, और नंददास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जब हम पुष्टि मार्ग की बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तक है उसे किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? वल्लभाचार्य के द्वारा दी गई। लेकिन यहाँ पूछा गया पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया। इसी के अंतर्गत हमने अष्टछाप के कवियों की बात की। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने की। और विठलनाथ ने कब की? 1565 ईस्वी में की। कौन कौन से किसके शिष्य हैं? तो वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास हैं। और विठलनाथ के जो शिष्य हैं वो चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन हुआ है? तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन हुआ है? कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली या विनय पत्रिका? तो यहाँ नाम जो आप आता है भ्रमर गीत का, तो भ्रमर गीत का प्रसंग कृष्ण से संबंधित है। तो यहाँ कृष्ण गीतावली के अंतर्गत ही तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन किया है। और यहाँ से जब यहाँ भ्रमर गीत की बात आ रही है तो आपको याद रखना है किस किस कवि ने भ्रमर गीत की रचना की है, क्योंकि एक प्रश्न ये भी आता है कि किसने नहीं की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पता चल गया कि सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंग अपनी कृष्ण गीतावली रचना में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय को ही हरिदासी संप्रदाय कहा गया। तो इसमें इसके प्रवर्तक कौन है? यहाँ पूछा गया स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु या माधवाचार्य।
तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक की, तो यहाँ कौन हो जाएगा? स्वामी हरिदास। हित हरिवंश का कौन सा है? ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इनका संप्रदाय कौन सा है? ठीक है, इनका संप्रदाय कौन सा वो आपको बताना है। मध्वाचार्य का कौन सा है वो आपको बताना है, और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का नाम भी आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बरवई नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवई नायिका भेद के रचनाकार बिहारी, रहीम, केशवदास या मतीराम। और नाम से ही आपको याद आ जाना चाहिए बरवई, इन्होंने बरवई छंद का प्रयोग किया था। बरवई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बताना है। ये एक छंद है बरवई। कैसा छंद है? मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है? तो ये मात्रिक छंद है। अब मात्रिक छंद है तो इसमें कितनी मात्राएं आती हैं? पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं आती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं आती हैं, जो हमारा बरवई छंद है। ठीक है, अब बात करें बरवई नायिका भेद के रचनाकार कौन है, तो वो कौन है? रहीम। कौन है बरवई नायिका भेद के रचनाकार? रहीम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किसने तैयार किया था? कबीर का जो वाणी संग्रह का मतलब इनकी जो रचनाएं हैं साखी, सबद और रामायण, वो इनका वाणी संग्रह है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं था, इन्होंने उपदेशात्मक तरीके से अपने उपदेश दिए थे। उसका जो लेखन है वो इनके शिष्यों के द्वारा किया गया, इसीलिए इनकी भाषा में श्याम सुंदर दास कहते हैं पंचमेल खिचड़ी है, और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं साधु कड़ी, यानी कि साधु की तरह घूम घूम के जिस क्षेत्र में गए उस भाषा का प्रभाव, तो वो कारण है उनके शिष्यों के कारण। ठीक है, तो अब बात की गई कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किसने तैयार किया, तो वो तैयार किया था धर्मदास ने। इन्हें ही इनका शिष्य धर्मदास कबीरदास के शिष्य रहे हैं, और साथ ही जो इनका उत्तराधिकारी है वो भी धर्मदास को माना जाता है। फिर बात करते हैं रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीति काल के भी विभिन्न नाम, आपको यहीं पर एक प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि आदिकाल के जो नाम है, विभिन्न नाम हमें आदिकाल के मिलते हैं। जैसे शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर और ऐतिहासिक दोहरा नामकरण किया आदिकाल का। आदिकाल नाम भी देते हैं, वीर गाथा काल भी देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नाम देते हैं। फिर बात आती है कि नगेंद्र ने क्या नाम दिया, तो वीर काव्य दिया। रमाशंकर शुक्ल ने भी वीर काल नाम दिया। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकीर्तन ने आदिकाल को दिया। और बात करें बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं भक्ति काल की, तो भक्ति काल ऐसा काल है जिसके नामकरण में लोक विचारकों के मत में जो हमारे इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के, उनमें मतभेद नहीं है, नाम मात्र का मतभेद मिलता है। फिर बात करते हैं बस जो हमारे शुक्ल हैं वो दोहरा नामकरण करते हैं। क्या? ये पहला करते हैं पूर्व मध्यकाल ऐतिहासिक आधार पर, और फिर उसकी प्रवृत्ति के आधार पर, क्योंकि भक्ति साहित्य अधिक रचा गया तो उसके आधार पर नाम लिखते हैं क्या? भक्ति काल। ठीक है, अब बात करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल के नाम को लेकर भी विचारकों में मतभेद है। अलंकृत काल नाम किसने दिया, तो हम यहाँ बात करते हैं अलंकृत काल, और एक नाम है श्रृंगार काल। तो अलंकृत काल नाम दिया गया मिश्र बंधुओं के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? मिश्र बंधुओं के द्वारा। और जब बात करते हैं श्रृंगार काल की, तो वो नाम दिया गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। क्या नाम दिया गया? श्रृंगार काल। ठीक है, पूरे हटा दिया जाए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल क्या नाम देते हैं, तो ये रीति काल और उत्तर मध्य काल नाम देते हैं। क्या? ऐतिहासिक आधार पर ये नाम देते हैं उत्तर मध्य काल, और प्रवृत्ति के आधार पर नाम देते हैं रीति काल। ठीक है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, तो यहाँ नाम दिया है चिंतामणि, केशवदास, देव या पद्माकर। तो याद रखिए जब बात आती है कवि प्रिया रसिक प्रिया की, ये उन्हीं की रचना है जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी है, और रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास। तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया किसकी रचनाएं हैं? केशवदास की।
ठीक है। रामचंद्रिका इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? लल्लूलाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, आनंदीलाल शर्मा या अंबिका दत्त व्यास? तो बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका लाल नाम में ही लगा है, तो क्या है? लल्लूलाल। कौन है? लल्लूलाल। ठीक है। घनानंद किस धारा के कवि हैं? घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या रीतिमुक्त, भक्तिकालीन? अब यहाँ आप कहेंगे कि ये कैसे? तो जो हमारा रीतिकालीन काव्य है उसको 3 धाराओं में बांटा जाता है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है। अब बात आती है कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध के, रीति सिद्ध के अंतर्गत बता दो, बिहारी और पद्माकर का नाम मुख्यतः आता है। और फिर जब हम बात करते हैं रीति मुक्त की, तो इसमें 4 नाम मुख्य हैं। कौन कौन से? घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ठीक है। ये 4 नाम यहाँ मुख्य हैं। रीतिबद्ध की बात करें तो जब हम बात करते हैं रीतिबद्ध की, तो केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, भिकारी दास, ये नाम रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो घनानंद किस धारा के कवि हैं? अब इसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये किस धारा के कवि हैं। ठीक है। तो क्या है? रीतिमुक्त है। फिर बात करते हैं शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है। कौन है? भूषण, शिवराज भूषण और शिवा बावनी, इसके रचनाकार कौन है? भूषण है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपसे पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? कौन है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण के हैं। बद्री नारायण चौधरी की बात करें तो इनका आनंद कादम्बिनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 3 जो समाचार पत्र हैं वो आते हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। और जो एक नाम बचा वो क्या है? बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप के रचनाकार है। ठीक है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आधुनिक काल को गद्य काल कहने वालों में नाम आता है रामचंद्र शुक्ल का। किसका आता है? शुक्ल का। ठीक है। प्रिय प्रवास हरिओद में कुल कितने सर्ग हैं? प्रिय प्रवास जो रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। और इसमें ये जो रचना है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है। और ये रचना किसकी है? वो सॉरी, इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17। ठीक है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? जो जयशंकर प्रसाद का की रचना जिसे महाकाव्य कहा जाता है उसमें 15 सर्ग हैं। और प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? कामायनी की भूमिका, पल्लव की भूमिका, परिमल की भूमिका या अनामिका की भूमिका? तो जब बात आती है कि छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है तो वो आ जाता है हमारा पल्लव की भूमिका। इसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। और ये किसकी रचना है? पल्लव, ये पंत का काव्य संग्रह है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? जब कामायनी रचना की बात आती है तो कामायनी में जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है और जो ईड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। और ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ या कोलकाता? तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो स्थापना है 1936 में। और इसके जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में।
तार सप्तक 1943 के संपादक कौन थे? तार सप्तक 1943 के संपादक मुक्तिबोध, अज्ञे, नेमिचंद्र जैन या गिरिराज कुमार माथुर। तो जब बात आती है तार सप्तक की, तो तार सप्तक जो रहा है 1943 में जिसकी स्थापना हुई थी वो की थी अज्ञे ने। इसमें 7 कवियों का वर्णन है। इसका संपादन किसने किया था? एक पत्रिका के रूप में था जिसमें 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित की जाती थी और इसके जो संपादक रहे हैं अज्ञे। कितने सप्तक प्रकाशित हुए ये आपको बताना है। कितने सप्तक प्रकाशित हुए? प्रथम को तो तार सप्तक कहा गया। याद रखिए प्रथम जो है उसमें प्रथम नहीं लगता, तार शब्द जुड़ता है। इसके बाद जो सप्तक लिखे गए दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको बताना है कितने सप्तक प्रकाशित हुए और इनके संपादक भी आपको लिखने हैं। और यहाँ याद रखिएगा, जो मैंने प्रश्न पूछा कितने सप्तक प्रकाशित हुए, आपको ये भी याद रखना है किस सप्तक में कितने कवि रहे, कौन सा किस सप्तक के अंतर्गत शामिल रहा है। अंधेरे में कविता के लेखक कौन है? अंधेरे में जो कविता है उसके लेखक कौन है? निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध या शमशेर बहादुर सिंह। तो अंधेरे में कविता के लेखक हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या रघुवीर साहिब। तो कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया रचना है धर्मवीर भारती। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। ठीक है। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जगदीश गुप्त, अज्ञे, विजयदेव नारायण शाही या लक्ष्मीकांत वर्मा। तो किसने किया? नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोग किया था अज्ञे ने। किसने किया था? अज्ञे ने। ठीक है। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो है जगदीश गुप्त। ठीक है। संसद से सड़क तक कविता संग्रह किसका है? संसद से सड़क तक कविता संग्रह किसका है? धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल। तो किसका है संसद से सड़क तक? धूमिल। धूमिल का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है सुमन राजे के द्वारा। एक प्रश्न ये आता है कि किस लेखक का हिंदी साहित्य इतिहास अधूरा है? तो वो राम कुमार वर्मा का है। लेकिन यदि प्रश्न ये आता है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, तो फिर नाम आता है सुमन राजे का। दोनों प्रश्नों पर ध्यान देना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास किसका है? राम कुमार वर्मा का। वह एक अधूरा ग्रंथ है, अधूरा इतिहास उसमें लिखा है क्योंकि भक्ति काल तक का वर्णन उनके इतिहास ग्रंथ में है। लेकिन जब रचना का नाम ही पूरा हो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो वो है सुमन राजे। ठीक है। भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, धीरेन्द्र वर्मा। किसकी बात कर रहा? भ्रमर गीत सार। तो भ्रमर गीत सार के जो संपादक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न मैं अभी बता चुकी हूँ। 1565 अष्टछाप को विस्तार से बताया कि इसकी स्थापना किसने की। इसमें किस किस के जो शिष्य हैं उनका वर्णन है और कौन विठल नाथ का शिष्य और कौन वल्लभाचार्य का शिष्य, इसकी बात हम कर चुके हैं। एक सेकेंड, मैं बता चुकी हूँ। स्वच्छंदतावाद का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले किसने किया? एक सेकेंड। स्वच्छंदतावाद का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले किसने किया? श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, निराला या पंत। तो जब बात आती है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग, तो वो किया था मुकुटधर पांडे ने। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? देखिए यहाँ प्रश्न दो तरीके से बनता है। क्या एक आता है सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास। ठीक है। फिर आता है यशस्वी संपादक कौन रहे थे?
तो 1903 की बात कर रहे हैं और 1930 में जो इसके संपादक रहे हैं वो रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? किसकी बात कर रहा है? प्रयोगवाद शब्द की। और प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग भी पहली बार अज्ञे ने किया था। किसने किया था? अज्ञे ने किया था। आत्मजयी किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, कठोपनिषद पर आधारित या फिर मुक्तक काव्य? तो जब हम बात करते हैं आत्मजयी, रचना किसकी है? आपको इसके कवि का नाम बताना है। इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है, कमेंट में आप उत्तर देंगे। यहां बताना है कि किस प्रकार का काव्य है। तो ये काव्य है आपका प्रबंध काव्य, कठोपनिषद पर आधारित। कैसा है? प्रबंध काव्य है, कठोपनिषद पर आधारित है। ठीक है, और हिंदी की पहली कहानी, इंदुमती के लेखक कौन है? हिंदी की पहली कहानी मास्टर के लेखक मास्टर भगवान दीन, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल एवं माधवराव सप्रे। तो कौन है इसके लेखक? किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? किसकी बात कर रहा है? सुदामा चरित्र। सूरदास, नरोत्तम दास या नंददास कुंभन दास? आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है? किसके? सुदामा चरित्र के। इसके रचनाकार है नरोत्तम दास। और आज का अंतिम प्रश्न, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 10, 11, 12, 15। साकेत में सर्ग कितने हैं? तो साकेत में सर्ग हैं 12। मैंने यहाँ 3 रचनाओं के सर्ग आपसे डिस्कस किए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। कामायनी, कितने हैं कामायनी में? 15। दूसरा हमने बात की प्रिय प्रवास की। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? प्रिय प्रवास में है 17 सर्ग। और अंतिम जो हमारा आज का प्रश्न है, साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में सर्ग हैं 12। ये मिलान के लिए प्रश्न आता है तब दिक्कत करते हो जाती है, ये इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं आपसे दूसरे टेस्ट के साथ। ये यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और जो आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी परीक्षा और जीआईसी की परीक्षा, उन सबके लिए उपयोगी सीरीज चल रही है। इस मेरे चैनल से आप जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। नमस्कार।